और हम क्लास स्टार्ट करते हैं। रेट ऑफ चेंज की जिसकी जिसकी भी प्रॉब्लम है वो भेजो, नहीं तो कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा और एक्स्ट्रा, और फिर आगे जो है वो टॉपिक को आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, जिन लोगों को भी है प्रॉब्लम वो व्हाट्सएप कर दे मुझे। कृतिका का मैसेज आ गया। हर्षिता कुछ कहना चाहती हो क्या बेटा? प्रिया आई है? प्रिया का मैसेज मिल गया था बेटा, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि था ही नहीं आपके उसमें कुछ, सारा एओडी और इंटीग्रेशन था, तो मैं समझ सकता हूँ प्रॉब्लम। एक मिनट बच्चे, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? मैं देखता हूँ किसकी किसकी आई प्रॉब्लम्स, और कुछ क्वेश्चन और कराने हैं मुझे इस पे, क्योंकि हमने थोड़ा सा ही स्टार्ट किया था। ये कृतिका ने क्या भेजा? ये बेटा कुछ चेक वेक करने के लिए भेजा क्या तुमने? चेक वगैरह तो बाद में हो पाएगा। अच्छा ये होमवर्क है आपका जो भी, पता नहीं क्या है। अच्छा ये ओके, हाँ वो क्वेश्चन पे आता हूँ मैं, लैडर वाले क्वेश्चन पे आता हूँ, सेंड करके साथ भेजा भी था तुम्हें। देखिए इसमें 3-4 क्वेश्चन है। एक तो कॉमर्स वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा आसान होगा, साइंस वाले बच्चे जरा ध्यान दें, 2-4 चीजें अभी समझनी है इसमें रेट ऑफ चेंज में। एक है आपका कॉस्ट फंक्शन, इस बेस क्वेश्चन आते हैं। कॉस्ट फंक्शन जो है नॉर्मली क्या होता है, ये मिनिमम एक लीनियर इक्वेशन होगा मिनिमम, और कॉस्ट फंक्शन को हम लिखते हैं सी एक्स। मिनिमम क्या है? तो मिनिमम लीनियर इक्वेशन होगा ए प्लस बी एक्स। क्या मतलब होता है? ए को बोलते हैं फिक्स कॉस्ट, और ये जो है दूसरे वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। क्या मीनिंग है इसके? फिक्स कॉस्ट है कि जब आपने कोई अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो रूम रेंट है, या इंफ्रा के जो खर्चे हैं, या स्टाफ की सैलरीज है, वो सारी आपके फिक्स है। आपके फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन जीरो भी हो, इतनी चीजें आपको देनी पड़ती हैं, वो सारा हमारा फिक्स कॉस्ट होता है, उसको हम कांस्टेंट मान के चलते हैं। और जो प्रोडक्ट का आप प्रोडक्शन करते हैं, आप सपोज करो कि आपने एक्स ऑब्जेक्ट आपने प्रोड्यूस किए हैं, और ईच ऑब्जेक्ट की कॉस्टिंग जो है वो बी पर यूनिट आती है, तो ये आपका टोटल खर्चा है, ये टोटल कॉस्टिंग है आपकी फैक्ट्री की, इसके बेसिस पे आप काम करते हो। ये जरूरी नहीं कि ये लीनियर हो, ये क्वाड्रेटिक हो सकता है, क्यूबिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर लिखा हो कि भाई लीनियर है तो आपको ए प्लस बी एक्स लेना है। तो बिजनेस से टर्मोलॉजी, बिजनेस की टर्मोलॉजी है कि भाई एक कॉस्ट फंक्शन आपके पास होगा हमेशा, और कॉस्ट फंक्शन से आप क्या क्या निकाल सकते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि एवरेज कॉस्ट क्या होगी, तो एवरेज कॉस्ट जो होती है वो क्या होती है? प्राइस पर यूनिट। अगर बात करें टोटल जितना आपका खर्चा हुआ और जितने ऑब्जेक्ट आपने प्रोड्यूस किए डिवाइड कर दें, तो उस कॉस्ट को हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड द एवरेज कॉस्ट, और शॉर्ट फॉर्म में उसको एसी भी लिख सकते हैं। एक तीसरी बात समझनी है आपको, मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट की क्या मीनिंग है? मार्जिनल कॉस्ट की शॉर्ट फॉर्म हम ऐसे लिख लेते हैं एमसी, और मार्जिनल कॉस्ट है रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ आइटम प्रोड्यूस्ड। कि इसका रेट ऑफ चेंज जो होता है उसको बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। चाइना के जितने भी बिजनेस हैं वो किस पे बेस्ड है? इसी मार्जिनल कॉस्ट पे बेस्ड है, कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट का प्रोडक्शन आप इंक्रीज कर दो तो आपके जो फिक्स खर्चे हैं वो आपके प्रोडक्शन के जितने ऑब्जेक्ट हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो गए, तो आपकी कॉस्टिंग जो है वो कम हो गई। इसको एक थोड़े से एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने कोई फैक्ट्री लगाई और उसमें आपका फिक्स कॉस्ट जो है 1,00,000 रुपए हो गया। अब आप चौक बना रहे हैं, और चौक को बनाने में सपोज करो कि 50 पैसे का कॉस्ट आता है, तो आपने 50 पैसे का ये जोड़ दिया। तो पहला जो आपका चौक होगा उसकी कॉस्टिंग एक तरीके से हो जाएगी, वो चौक आपके लिए 1,50,000 का है। लेकिन अगर आपने उसको धीरे 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 आप इंक्रीज करते जाओ, आप बोलो कि हम प्रोडक्शन डेली का 1,00,000 कर देंगे, डेली का प्रोडक्शन आपने 1,00,000 रुपए कर दिया, 1,00,000 चौक का कर दिया। अब देखिए आपकी कॉस्टिंग क्या आएगी। तो नॉर्मल हम ऐसे भी
सोच सकते हैं कि ये है आपके पास और उसको आपने 1 लाख से डिवाइड कर दिया, ये आपके पास हो गया। तो फिक्स कॉस्ट का 1 रुपया आपको मिल गया और 50 पैसे इसके हो गए। मतलब अगर आपकी अब कॉस्ट की कीमत जो है वो एक चौक की 1.5 रुपये, अगर आपने 1 रुपया 51 पैसे का भी बेचा तो आप अच्छा खासा पैसा कमा लेंगे। तो ये जो है आपकी, इसको बोलते हैं क्या, दैट इज कॉल्ड द मार्जिनल कॉस्ट। तो कभी भी ये टर्मिनोलॉजी आ जाए कि मार्जिनल कॉस्ट निकालिए, तो आपको सिंपल है मैथमेटिकल लैंग्वेज में कि जो कॉस्ट फंक्शन आपका होगा उसको आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो मार्जिनल कॉस्ट निकल जाएगा आपका। सेकेंड वन, बी क्या है, प्राइस पर यूनिट है जो कॉस्टिंग की है। एक्स क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस करेंगे, तो हमेशा ये एक्स की टर्म में होगा। सिंगल वेरिएबल कैलकुलस में करनी है तो सिंगल वेरिएबल कैलकुलस में ये सारी टर्मिनोलॉजी आएगी। ये चीज समझ में आ गई। इसके बाद से होता है हमारा रेवेन्यू कैलकुलेट करने का, उसको हम लिखते हैं क्या, आरएक्स। ये होता है हमारा रेवेन्यू। अब आपका रेवेन्यू क्या है, आप हर ऑब्जेक्ट को पी प्राइस पे बेच रहे हैं, पी प्राइस पे बेच रहे हैं, और यहाँ सप्लाई और डिमांड का रूल नहीं चलेगा जो आप इको में करते हो। हम यही मान के चलते हैं मैथमेटिक्स में कि हमने जितना बनाया वो सारा बिक गया, हमारे कोई होल्डिंग कॉस्ट नहीं है, हमने जो है कोई जो है वो चीज जो है हमारी बर्बाद नहीं हुई है, सब चीज अच्छी बनी थी और वो सारी की सारी बिक गई। तो ये है सेलिंग प्राइस, और ये जितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट आपने प्रोड्यूस किए थे ये थे। तो रेवेन्यू फंक्शन आपका आरएक्स की टर्म में होगा। एवरेज रेवेन्यू की बात करोगे आप एआर की, तो एआर की बात करोगे तो क्या होगा, जो भी रेवेन्यू फंक्शन होगा, ये जरूरी नहीं कि लीनियर हो, ये दूसरा भी हो सकता है, आरएक्स अपॉन एक्स होगा। और एक मार्जिनल रेवेन्यू आएगी जिसको एमआर बोलेंगे। तो एमआर क्या है हमारा, डी बाई डी एक्स ऑफ रेवेन्यू फंक्शन। बहुत सिंपल है, ए लगा हो तो एक्स से डिवाइड करना है, एम लगा हो तो डिफरेंशिएट करना है। तो ये चीजें याद रखनी है। इसके बाद से हम आ जाते हैं प्रॉफिट फंक्शन पे। प्रॉफिट फंक्शन आपको कैपिटल पी एक्स से होगा। प्रॉफिट क्या होता है, जितनी रेवेन्यू आपने जनरेट की उसमें से आपने कॉस्टिंग हटा दी तो जो आएगा वो आपका क्या होगा, प्रॉफिट। पर यहाँ पे भी अगर आपसे पूछते हैं एमपी मार्जिनल प्रॉफिट, तो मार्जिनल प्रॉफिट का मतलब यही होगा कि डी बाई डी एक्स ऑफ पी एक्स। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है। किसी को भी लगता है कि यहाँ पे अभी सर ये वाली चीज अभी भी समझ में नहीं आई, तो आप पूछ सकते हो, फिर आगे बढ़ेंगे। क्लियर है सबको इसका मतलब? चलिए आ जाते हैं फिर हम एक आध क्वेश्चन लेते हैं। ये 2013 में आया हुआ है कि इफ द टोटल revenue received from the sale of X units of a product is given by Rx is equal to 3x square प्लस 36x। बताया था कि ये जरूरी है कि लीनियर हो, क्वाड्रेटिक, ये भी कुछ भी हो सकता है ये भी। फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू MR व्हेन x इज इक्वल टू 5। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चाहिए क्या, आपको सिर्फ मार्जिनल रेवेन्यू की मीनिंग पता होनी चाहिए। अब आपको पता है कि मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, तो आप बोलोगे मार्जिनल रेवेन्यू इज डी बाई डी एक्स ऑफ रेवेन्यू फंक्शन, दैट्स ऑल, खत्म। तो ये आ गया आपके पास, डिफरेंशिएट करें आप तो 6x एंड प्लस 36। अब मार्जिनल रेवेन्यू कब निकालनी है आपको, एट द टाइम व्हेन x इज इक्वल टू 5। तो आप यहाँ पे पुट कर देंगे 6 into 5 क्या हो गया 30, 30 प्लस 36, ये आपके पास आ गया मार्जिनल रेवेन्यू, दैट इज 66। ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू क्या आ गया 66। तो ये आया हुआ है। मैं एक दो क्वेश्चन और देख लेता हूँ इसके मार्जिनल रेवेन्यू या उसके। हर्षित एक मिनट, अनम्यूट करो, हो जाएगा। सर ये 66 है, इसके साथ यूनिट भी लगानी है ना रुपीस? क्या किसके साथ? MR निकला है जो अपना जी, उसके साथ यूनिट भी लगानी है ना रुपीस? हाँ यूनिट लगा सकते हैं। यूनिट क्या होगी, यूनिट बता दो आप फटाफट। रुपीस, हाँ, रुपीज पर यूनिट, 66 रुपीज पर यूनिट। ठीक है, हाँ, ये मार्जिन आपका आएगा, उसको आप यूज करोगे। चलिए एक दो और देख लेते हैं, कोई कॉस्ट फंक्शन या मार्जिनल प्रॉफिट वाला कोई मिल जाता है। ये आपको मिलेगा आपकी बुक में, आप एनसीईआरटी से भी करोगे तो एग्जाम्पल वगैरह में आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है ऐसे ही, बहुत सिंपल हो गया ये तो, बस टर्मोलॉजी समझने वाली बात है। टर्मोलॉजी आपकी समझ में आ गई तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ ऐसे कि कॉस्ट फंक्शन जो है
वो आपके पास एक गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज एक्स क्यूब प्लस 20x माइनस 2400, और उसने पूछा है कि फाइंड मार्जिनल कॉस्ट MC एट द मोमेंट व्हेन x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 8। तो आपको पता है आप कि मार्जिनल कॉस्ट की मीनिंग क्या होती है, तो आप बोलोगे मार्जिनल कॉस्ट मतलब b/dx ऑफ cx। एक बात तो ये समझनी थी दैट इज इक्वल टू 3x स्क्वायर एंड प्लस 20, और मार्जिनल कॉस्ट आपने निकालना कब है, तो मार्जिनल कॉस्ट व्हेन x इज इक्वल टू 8, यहाँ पे आप पुट कर देंगे 3 इंटू 8 स्क्वायर एंड प्लस 20, यहाँ पे भी आप रुपीज पर यूनिट यूज कर लोगे अपना, ये इसका मार्जिनल कॉस्ट हो जाएगा। तो ये दो टर्मोलॉजी मुझे लगता है सबके समझ में आ गया। अब हम आ जाते हैं साइंस वाले पार्ट में। तो साइंस का जो है वो साइंस वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा आसान है, और बाकी लोगों को समझना है कि भाई क्या है इसमें। कुछ फिगर्स तो आपने किए होंगे कि भाई हमारे पास ये है और कुछ में आपको फार्मूले याद रखने होंगे। तो जैसे स्क्वायर का एरिया है आपके पास, रेक्टेंगल का एरिया है, कोन का वॉल्यूम है, स्फीयर का वॉल्यूम है, क्यूबाइड होगा उसका वॉल्यूम है। ये सारे फॉर्मूले मुझे लगता है याद होंगे, आपको नहीं भी होंगे तो मैं एक लिस्ट बना के आपको भेज दूंगा। दो टॉपिक है जहाँ पे इनकी जरूरत पड़ेगी, एक मैक्सिमम मिनिमम और एक दूसरा रेट ऑफ चेंज में। मैं क्वेश्चन देता हूँ, सब लोग पेन उठाइए, जरा एक बार ट्राई कर लीजिए, फिर वापस इसको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है कि इफ एक्स एंड वाई आर साइड्स ऑफ टू स्क्वायर्स such that y is equal to x minus x square. Find the change of the area of second square with respect to the area of first square. ये क्वेश्चन है, पेन उठाइए, जरा एक बार ट्राई कीजिए, फिर यहाँ पे हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। 2 मिनट का टाइम दिया आपको। क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर है? दो स्क्वायर, एक स्क्वायर है जिसके साइड्स जो है वो एक्स है, आपको पता ही है स्क्वायर के सारे साइड इक्वल होते हैं। एक दूसरा स्क्वायर है, उसके सारे साइड वाई है। तो इसका एरिया क्या होगा, इसको अगर a1 मान लेते हैं तो एरिया ऑफ दिस स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर और इसकी बात करें तो इसका एरिया क्या होगा, a2 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। और आपको फाइंड आउट क्या करना है, तो dA1 अपॉन dA2। तो कुल मिला जुला के ये कैसा हो गया, पैरामेट्रिक फंक्शन की तरह। लेकिन ये फंक्शन ऑफ एक्स है और ये फंक्शन ऑफ वाई। आप बोलो कोई दिक्कत नहीं, वाई का रिलेशन गिवन है, आप इसको ऐसे लिख दो, वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। तो दूसरे वाले को हम ले लेते हैं एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो हमें निकालना है द चेंज ऑफ एरिया ऑफ सेकंड स्क्वायर, सॉरी, dA2 अपॉन dA1 विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। तो पैरामेट्रिक है तो हमने निकाल लिया, dA1 अपॉन dx निकाल लेते हैं, दैट इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास 2x, और यहाँ से निकाल लेते हैं dA2 अपॉन dx, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, तो 2 टाइम्स ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर और फिर x माइनस एक्स स्क्वायर का 1 माइनस 2x। अब फाइनली dA2 अपॉन d1, ये बहुत आसान है, 2x माइनस एक्स स्क्वायर into 1 minus 2x divided by 2x।
ये 2 कैंसिल आउट हो गया, x भी कैंसिल आउट कर सकते हैं आप, तो फाइनली ये क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस 2x यूनिट स्क्वायर पर यूनिट स्क्वायर। ये भी एरिया का यूनिट, और जिसके रिस्पेक्ट में आप कर रहे हो उसका भी एरिया जो है यूनिट स्क्वायर ही होगा। अगर सेंटीमीटर होता तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर स्क्वायर हम लिख के आते हैं। तो यूनिट जरूर मेंशन करनी है, जैसे हर्षित ने बताया था। तो जो भी ऐसा क्वेश्चन आएगा उसमें यूनिट जो है वह मेंशन जरूर करोगे। तो एक क्वेश्चन ये हो गया। मैं एक दो और अच्छे क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। ये क्वेश्चन जो अभी इसने पूछा है, जरा उस पर आ जाते हैं। क्वेश्चन था इनका कृतिका का है, और ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि एक ट्रायंगल है, सॉरी एक लैडर है जो एक वॉल पे ऐसे हमने उसको रखा हुआ है। तो ये वॉल हो गया, और ये जो है वो लैडर है हमारा। ये इस लैडर की इस वॉल से डिस्टेंस है, इसको x मान लेते हैं, और ये उसकी हाइट है दीवार पे जहाँ पे उसको आपने रखा हुआ है। इस लैडर को आप जैसे भी स्लाइड करोगे ये हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल ही बनेगा। ये बात आपकी समझ में आ रही है। और लैडर का जो बॉटम है उसको आप 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के स्पीड से आप पुल कर रहे हो। इसका मतलब आपके पास गिवन है dx अपॉन dt दैट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब ये जैसे जैसे आप खींचते जाएंगे इस लैडर को, x जो है वो बढ़ता जाएगा, तो जो रेट ऑफ चेंज होगा वो हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसने +2 सेंटीमीटर पर सेकेंड लिया है। अगर ये घट रहा होता तो मैं अपने आप यहाँ पे माइनस लगा देता। लैडर की जो लेंथ है वो 5 मीटर है, यहाँ गिवन है आपके पास। और आपको फाइंड आउट क्या करना है, तो फाइंड आउट करना है इसके रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स हाइट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आपको कैसे पता चला टाइम, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है सेंटीमीटर पर सेकंड, तो टाइम के रिस्पेक्ट में सारा कुछ हो रहा है ये। तो dy by dt when the foot of the ladder is 4 centimeter away from the wall, 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, तो ये 4 मीटर है। इस टाइम आपको ये निकालना है रेट ऑफ चेंज। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो एक्स वाई और इनके बीच में आपको एक रिलेशन लेना है, और वो रिलेशन आपको पाइथागोरस से मिल गया कि आप लिख सकते हो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। लैडर को आप जब भी खींचे तो ट्रायंगल ही बना है, और वो हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, इसलिए आपके पास ये रिलेशन आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। अब इसको आपने डिफरेंशिएट किया किसके रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। टी के रिस्पेक्ट में क्यों किया, क्योंकि आपको डी वाई बाई डी टी निकालना है। तो ये आपके पास आया 2x डी एक्स बाई डी टी प्लस 2y डी वाई बाई डी टी दैट इज इक्वल टू 0। फाइनली यहाँ से निकाले, अगर डी वाई बाई ये लिख लेते हैं, ये 2 से दोनों साइड डिवाइड कर दिया, ये x है, डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू हमने 2 रख दी इज इक्वल टू, यहाँ पे आ गया माइनस वाई डी वाई बाई डी टी। तो फाइनली डी वाई बाई डी टी की वैल्यू क्या होगी, तो डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस 2x अपॉन वाई। अब आपको कब निकालना है ये, व्हेन x इज इक्वल टू 4। अब सपोज कीजिए कि जब x की वैल्यू 4 होगी, उस केस में x की वैल्यू 4 पुट करके आप y निकालोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपके पास 3 आ जाएगी। पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, वैसे भी आपको पता है 3 4 5। तो जब आप dy बाई dt निकाल रहे हो और dy बाई dt में ये एक पैरामीटर वो इम्प्लिसिट फंक्शन आपको मिल रहा है, तो x की वैल्यू गिवन होगी तो y भी निकालना होगा, इसलिए x की जगह आप 4 सेंटीमीटर लिखोगे और y की जगह कितना लिखोगे, दैट इज 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पुट करके आपने निकाला है, तो ये आ गया -2 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3। ये आ गया आपके पास कितना, -8/3। अब यूनिट क्या होगी, तो सेंटीमीटर पर सेकंड। नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि हाइट धीरे धीरे जैसे जैसे आप पुल करोगे वो डिक्रीज होती चली जाएगी। क्लियर है कृतिका? कृतिका अग्रवाल? यस सर। ठीक, चल सर हाँ बोलो। सर आपने इस वाले में टाइम के रिस्पेक्ट में करा है, तो सर पिछले वाले में से पता कैसे चलेगा किसके रिस्पेक्ट में करना है? लिखा होगा उसमें, आपको रेट ऑफ चेंज गिवन है क्वेश्चन में, आप पढ़ी ये सर चीज तो नेक्स्ट पकड़नी। वाले में जो पिछला वाला क्वेश्चन आपने जो करवाया था ना अभी, उसमें लिखा होता है कि उसमें क्या लिखा हुआ था, देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू एरिया। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया जो पिछला क्वेश्चन हमने किया उसमें क्या है लिखा हुआ है, फाइंड द चेंज ऑफ एरिया ऑफ सेकंड स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट स्क्वायर। इससे पहले वाले क्वेश्चन में आ जाइए, आपको लिखा हुआ है कि फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन x इज इक्वल टू 8, दैट मींस x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। उससे पहले वाले तो है ही, और भी आगे आएंगे आप देखोगे, मैं क्वेश्चन पूरा लिख दूंगा, वहां से आप देखोगे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, इसमें कंफ्यूजन रहेगी कि भाई लैंग्वेज आपने देखी नहीं और फिर ये एक पंगा रहेगा। एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ जो इस पे बेस्ड है। उसने बोला कि पार्टिकल moves along the curve 6y is equal to x cube plus 2। उसने लिखा फाइंड द
points on the curve at which y coordinate is changing 8 times as fast as x coordinate. अब चलिए जरा देखिए यहाँ पे उसने बोला कि पार्टिकुलर इस पाथ पे मूव कर रहा है, मान लेते हैं इस टाइप का कोई कर्व है, ऐसा कुछ है। आपको वो पॉइंट निकालना है जहाँ पे y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट। इसकी क्या मीनिंग कि dy by dt इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ dx by dt। कोई प्रॉब्लम किसी को तो बता दो, बोल सकते हैं। अब यहाँ पे होगा कि भाई आप टाइम के रिस्पेक्ट में क्यों ले रहे हो, आप टाइम के रिस्पेक्ट में क्यों ले रहे हो, किसी के रिस्पेक्ट में तो होगा। अगर मूव कर रहा है तो टाइम के रिस्पेक्ट में ही मूव करेगा, साइंस वाली बात है। अब इसको थोड़ा मैथमेटिकल कर लेते हैं, काय का टेंशन ले रहे हो। तो dy by dt डिवाइडेड बाई dx by dt दैट इज इक्वल टू 8। इसको क्या लिख सकते हो आप, dy by dx। इसका मतलब हम बोल सकते हैं ये क्वेश्चन कह रहा है कि भाई जहाँ पे स्लोप जो है वो 8 हो वो पॉइंट निकालो, सिंपल हो गया। तो कर्व आपके पास ये था 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। आप चाहे तो t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, फिर ये पुट कर दें। आप चाहे तो सीधा dy by dx निकाल लें, आपकी मर्जी है। मैं सीधा dy by dx निकाल लेता हूँ। 6 टाइम्स ऑफ dy by dx दैट इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, ये 6 इंटू 8, ये 3x स्क्वायर, ये 3 से क्रॉस कर दिया, ये 2 16 होगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई आपके पास प्लस माइनस 4। अब वो पॉइंट कहाँ इस कर्व के ऊपर लाई करता है, तो x कोऑर्डिनेट आपके पास है तो आप y कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। आपने लिखा, यहाँ पे मैं निकाल देता हूँ कि व्हेन x इज इक्वल टू 4, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो y इज इक्वल टू 4 क्यूब प्लस 2 डिवाइडेड बाई 6। कैलकुलेशन तो आप कर ही लेंगे, तो ये y कोऑर्डिनेट हो गया उस पॉइंट का। दूसरा व्हेन x इज इक्वल टू -4, ये दूसरा पॉइंट होगा जहाँ पे स्लोप 8 होगा। यहाँ पे लिख लेंगे आप -4 का होल क्यूब प्लस 2 डिवाइडेड बाई 6। तो ये वो पॉइंट आ गया जहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x जो है वो 8 है, या रेट ऑफ चेंज ऑफ y इज 8 टाइम्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ x कोऑर्डिनेट। क्लियर है, किसी को कोई डाउट तो बताए। 1% की भी कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। नहीं, चलिए ठीक है। एक क्वेश्चन और है जो बढ़िया क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन है हमारे पास कि अ मैन, ये सब क्वेश्चन आते हैं जो क्वेश्चन आपको कराया जा रहे हैं। 2 मीटर हाई, walks at a uniform speed of 6 meter per minute away from a lamppost 5 meter high. Find the rate at which the length of his shadow increases. जरा ट्राई करो तो सब लोग। 2 मिनट का टाइम दिया, फिर कुछ लोगों से कुछ बात करेंगे।
ट्राई किया? चलो मैं किसी को एंगेज करता हूँ तब तक। प्रशांत अनम्यूट कर बच्चे। यस सर। हाँ हो गया क्वेश्चन ये? नो सर नहीं हुआ। अच्छा चल थोड़ी बात नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। ये बताइए यूनिफॉर्म स्पीड क्यों लिखा होता है? सर मतलब उसकी स्पीड कांस्टेंट है, बार बार चेंज नहीं हो रही, वो 6 मीटर पर मिनट से ही चल रहा है। ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है क्या? नो सर। सर उसने एवरेज निकाला है जैसे हाँ यूनिफॉर्म स्पीड। हाँ एवरेज निकाला क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। नॉर्मली होता नहीं, आप मोटरसाइकिल स्टार्ट करोगे, आप बोलो 60 के स्पीड में चलाया तो 0 से 60 तक आप पहुंचे होगे ना। कहीं पे आपकी स्पीड 10 किलोमीटर होगी, कहीं 20 होगी, कहीं 30 होगी, कहीं 5 किलोमीटर होगी, कहीं 2 किलोमीटर होगी। धीरे धीरे एक्सेलरेट करके आप वहां तक गए। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये वो पंगा हटा देते हैं, बोलते हैं भाई 6 मीटर की स्पीड से चल रहा है। वो जितना भी डिस्टेंस उसने यहाँ से यहाँ तक कवर किया है वो उसमें कहीं कोई 6 से नीचे नहीं आया, 6 से ऊपर नहीं गया, यूनिफॉर्म है। तो इसका मतलब कोई आपको जब डिस्टेंस वगैरह निकालनी हो या रेट ऑफ चेंज देखना हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। अच्छा ये बता शैडो कैसे बनती है? तुम लोग तो साइंस वाले हो। शैडो की फॉर्मेशन कैसे होती है? सोर्स ऑफ लाइट जब के साइड में या सोर्स ऑफ लाइट के अपोजिट? सोर्स ऑफ लाइट के अपोजिट साइड। अपोजिट साइड होती है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है और जितने पोर्शन पे लाइट नहीं जाएगी वो उसकी उतनी शैडो बन जाएगी। यही है ना शैडो फंडा? बन जाएगी। यस सर। बस म्यूट कर लीजिए जरा। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, हमने बोला कि ये जो लैंप पोस्ट है, ये रहा वो लैंप पोस्ट, उसकी हाइट जो है हमारे पास 5 मीटर है। ये लैंप पोस्ट इस सरफेस पे खड़ा है और वो 2 मीटर का बंदा इसी के साथ चलता जा रहा है। इस लैंप पोस्ट से बहुत सारी लाइट निकल रही है। तो हमने ऐसा ट्रायंगल सा बनाया और बोले कि वो 2 मीटर का बंदा यहाँ पे खड़ा है। तो ये जो डिस्टेंस है वो क्या है जो उसने ट्रेवल किया है, उसको थोड़ी देर के लिए एक्स ले लेते हैं। और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है? वो उसके शैडो की लेंथ है। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी तरह का डाउट तो बताएं। किसी को भी प्रॉब्लम है यहाँ सर ये शैडो नहीं होगी, ये लेंथ नहीं होगी, ऐसा कुछ है तो बता सकते हैं? नहीं है तो फिर आगे बढ़े। नहीं किसी का कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया है तो इसका मतलब ठीक है। चलिए ये शैडो है। अच्छा ये डेटा हमने लिख लिया। ये क्या गिवन है? उसकी स्पीड। तो स्पीड क्या होती है? स्पीड की डेफिनेशन कौन बताएगा? एक मिनट रुक, पकड़ने वाला टाइम है अभी। अमन अनम्यूट कर, बता स्पीड क्या होती है? स्पीड की डेफिनेशन बता। अमन नहीं, आरजू बता बेटा स्पीड की डेफिनेशन। rate of change in distance per unit time. वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए इसने बोला रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका मतलब उसने कितना डिस्टेंस कवर किया बेटा? x डिस्टेंस। इसका मतलब हमारे पास क्या गिवन है? dx अपॉन dt। dx अपॉन dt इज 6 मीटर पर मिनट। कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को? इसकी नेमिंग कर देते हैं। ये a है, ये b है, जो लैंप पोस्ट है, cd जो है वो मैन है 2 मीटर का, यहाँ पे हमने e ले लिया। तो हमारा काम क्या होता था? सब डेटा को पहले लिखने का। तो ये है आपके पास AB की लेंथ, आपको पता है AB की लेंथ 5 मीटर है। CD की लेंथ आपको पता है, CD की लेंथ जो है वो 2 मीटर है। फिर हम क्या करते थे, जैसे वो ट्रायंगल वाला क्वेश्चन था, हम एक रिलेशन निकालते थे जिस रिलेशन को हम डिफरेंशिएट करें। या तो वो रिलेशन गिवन होता है या रिलेशन हमें फाइंड आउट करना होता है। यहाँ पे रिलेशन कैसे निकालें? तो वापस हम चलते हैं क्लास 10th में। ट्रायंगल ABE सॉरी इज सिमिलर टू ट्रायंगल CDE। क्या कहते हैं? कौन सी सिमिलरिटी? AA सिमिलरिटी। दो एंगल इक्वल है। बोले कौन से दो एंगल इक्वल है? तो आप बोलो ये 90 है, इस छोटे वाले ट्रायंगल का ये 90 और एंगल E दोनों में कॉमन है। दो एंगल इक्वल हुए, तीसरा एंगल अपने आप इक्वल हो गया। नितिन एक मिनट बोल बेटा नितिन। हाँ चलो भाई समझाना एक बार। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर कैसे होंगे, ये या उससे पहले वाली बात? यही उससे पहले वाली बात नो। यही सिमिलरिटी का। हाँ अच्छा ये देखो क्या है, ठीक है म्यूट कर लो। ये बड़ा वाला ट्रायंगल और ये छोटा वाला ट्रायंगल सिमिलर है। सिमिलर ट्रायंगल की मीनिंग क्या होती थी? उसकी बहुत सिंपल सी एक मीनिंग है कि अगर दो ट्रायंगल इक्वी एंगुलर हो जाए, दोनों ट्रायंगल के एंगल इक्वल हो तो साइड्स अपने आप प्रोपोर्शन में हो जाती हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्या? दे आर कॉल्ड सिमिलर ट्रायंगल। तो किसी भी ट्रायंगल को आपको सिमिलर प्रूफ करने के लिए जो पहला क्राइटेरिया सिखाया गया था, ये सिखाया गया था AA सिमिलरिटी। तो ये देखो ये इस सरफेस पे खड़ा है, लैंप पोस्ट तो लीनिंग नहीं होगा ना, तो स्ट्रेट ही होगा, तो 90 डिग्री बनाएगा। बंदा भी झुक के चलेगा नहीं, वो तो स्ट्रेट ही चलता है, तो वो भी 90 डिग्री का बनाएगा। तो इसमें हमने जो एंगल लिया, जो सिमिलरिटी दिखा रहे हैं, उसमें हमने लिख दिया कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 90। एक तो ये हो गया। और दूसरा हमने दिखाया कि एंगल A
इज इक्वल टू एंगल ए, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल दोनों में है, तो इन दोनों की वजह से ये दोनों ट्रायंगल जो है वो क्या हो गए हमारे, सिमिलर हो गए, कोई दिक्कत नहीं। और ट्रायंगल अगर सिमिलर हो जाते हैं तो उनके साइड्स जो होते हैं वो सेम प्रोपोर्शन में होते हैं, तो साइड्स अगर सेम प्रोपोर्शन में होते हैं तो हम कैसे लिखते थे, ए बी अपॉन सी डी इज इक्वल टू बी ई अपॉन डी ई। यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो अगर प्रॉब्लम नहीं है तो ए बी की लेंथ हमने लिख दी, ए बी की लेंथ है 5, इसकी लेंथ कितनी है 2, बी हमारा कितना है, तो बी हमारा x प्लस 5 और डी कितना है हमारे पास 5 है, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5y इज इक्वल टू 2x प्लस 2y। ठीक है जी, तो हमें रिलेशन जो मिला जरा देखिए, ये 2y इधर आएगा तो 3y हो जाएगा, 3y इज इक्वल टू 2x। रिलेशन जो मिला हमें क्या मिला, 3y इज इक्वल टू 2x। अब इसी को ऑपरेट करना है, तो हमने क्या करना है, डिफरेंशिएट, और निकालना क्या है जरा वो देखिए, निकालना हमें क्या था, फाइंड द रेट एट विच द लेंथ ऑफ हिज शैडो इंक्रीजेज। इसका क्या मतलब कि भाई किस रेट से शैडो की लेंथ इंक्रीज कर रही है, तो पॉजिटिव आएगा, हमें क्या निकालना है, dy बाई dt, ये निकालना था ना, ये था शैडो हमारा। तो हम इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो 3 टाइम्स ऑफ dy बाई dt इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ dx बाई dt। अब dx बाई dt की वो गिवन है वैल्यू, दैट इज 6, यहाँ पे हमने लिख दिया, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 6, तो फाइनली dy बाई dt क्या आ गया, तो dy बाई dt इज इक्वल टू 2 इंटू 6 अपॉन 3, यही होगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं, सब डेटा सही है, 3 गया 3 गया 3 गया, इधर गया ये गया, हाँ ठीक है, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, कितना आया, दैट इज 4। ठीक है, अब यूनिट क्या होगी, ये किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, ये डिस्टेंस है, और डिस्टेंस किस में लिखा हुआ है, जरा ये देखिए मीटर में, तो 4 मीटर, और किस रेट से वो इंक्रीज कर रहा था, तो पर मिनट के हिसाब से, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया 4 मीटर पर मिनट। ये पॉजिटिव आया, इसका मतलब क्या है कि इंक्रीज कर रहा है, और नेगेटिव आता तो क्या मतलब होता है इसका, ये डिक्रीज कर रहा है। कोई प्रॉब्लम किसी को भी, तो बताओ। चलिए, एक है आपके उसमें होगा एक क्वेश्चन, अगर आपके पास बुक है या जो असाइनमेंट भेजा था उसमें आपको मिलना चाहिए। क्वेश्चन है कि सैंड इज pouring from a pipe at the rate, ईशा अभी पढ़ता हूँ मैसेज, at the rate of 12 centimeter cube per second. The falling sand forms a cone on the ground in such a way that the height of the cone is always 1/6 of the radius. Radius of the base. How fast is the height of the sand increasing when height is equal to 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, फिर मैं किसी से क्वेश्चन की मीनिंग पूछूंगा। अभी एक पेज पीछे कर दो। अच्छा ठीक है, अभी कर देता हूँ, जब ये डिस्कस कर जाऊंगा तो ये ठीक है। ईशा आ जाओ, फिर आप सारे लोग क्वेश्चन पढ़ लें और मैं रैंडमली किसी से पूछूंगा कि क्या है, क्या चीज गिवन है, क्या निकालना है, क्या क्या है, तो डेटा आप लोग नोट कर ले फटाफट देख के। नितिन,
हर्षिता, हर्षिता अनम्यूट करो। श्रेया गुप्ता, अच्छा दो दो चक्कर होगा। अच्छा चलो ठीक। नैना, यश, डेटा बता बेटा क्या क्या, अनम्यूट कर। नैना, करीना, कोई जवाब देने को तैयार नहीं यार। हर्षित, क्या गिवन है, क्या निकालना है बताओ। किसी की समझ में आया हो क्वेश्चन तो वो बता दे। प्रशांत, यस बता क्या सर, आगे समझ में। क्वेश्चन बता क्या है, समझा दे एक बार क्वेश्चन। सर किसी पाइप से सैंड गिर रही है और सर उसका डीवी बाई dt दे रखा है। क्या दिक्कत दे रखा है? डीवी बाई dt सर, उसके तुम्हें वॉल्यूम कैसे का कैसे कैसे पता टाइम चला? की एक मिनट वेट, डीवी बाई डीटी है, तुम्हें कैसे पता चला? सर 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। बिल्कुल सही, आप यूनिट से भी पकड़ सकते हो, और वैसे भी आप जब सैंड गिरा रहे हो नीचे जो जमा हो रहा है तो सैंड का वॉल्यूम ही होगा, वो किसी भी शेप में हो, कोनिकल हो या कोई भी हो। ठीक है ठीक है ठीक है, म्यूट कर लो, तुम्हारी आवाज में थोड़ी और सी प्रॉब्लम। हाँ कोई बात नहीं, म्यूट कर लीजिए, हो गया। देखो उसने बिल्कुल सही बताया, उसने बोला कि सर देखो यहाँ गिवन क्या क्या है, तो वो बोला कि सैंड को जो हम गिरा रहे हैं तो वो बिल्कुल कोनिकल शेप में गिर रहा है, कोनिकल शेप बनाता है, ये कोन बन गया। और ये सच्चाई भी है, मतलब क्वेश्चन में उन्होंने बोल दिया कोन ही बनाया तो हमें कोन मानना है, लेकिन आप पाइप से गिराओगे तो कोनिकल ही बनेगा। थोड़ा बहुत 5-10% जो है शेप इधर पिरामिड हो सकता है, 80% केस में कोनिकल ही होता है। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन स्टार्ट करना चाहिए, तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले उसका रेडियस लेट, रेडियस इज इक्वल टू आर एंड हाइट इज इक्वल टू एच। ये आपने आर ले लिया, ये एच ले लिया। अब आर और एच के बीच में एक रिलेशन है कि हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस। तो हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस, ये इसके बीच में रिलेशन है। और यहाँ से आप यूनिट देके पता कर सकते थे, सेंटीमीटर क्यूब किसकी यूनिट होती है? वॉल्यूम की। तो इसका मतलब हमें क्या गिवन है यहाँ पे? डीवी अपॉन dt गिवन है। डीवी अपॉन dt कितना गिवन है? 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है? तो हाउ फास्ट द हाइट ऑफ द सैंड, इसका मतलब हमें निकालना है क्या? dh बाई dt। और कब निकालना है? जब इसकी हाइट जो है वो 4 सेंटीमीटर हो। ठीक है जी। अब ये सारा लिखने के बाद आपको सबसे पहले कनेक्शन देखना चाहिए कि v और h का कोई कनेक्शन है या नहीं। तो आप बोलो वॉल्यूम होता है कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर h। ये तो पता ही, आपको 10 से पढ़ते आ रहे हो। अब कहानी क्या है कि आपको dh बाई dt निकालना है, तो आपको फंक्शन ऑफ r नहीं चाहिए, आपको फंक्शन ऑफ h चाहिए। और r और h दोनों वेरी कर रहे हैं, तो आप बोलो यहाँ से उठा के आप पुट कर दो। r की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी? दैट इज 6h होगी। तो आप यहाँ पे उठा के पुट कर दो, तो ये आ गया 1/3 या पाई/3 आर स्क्वायर मतलब 36 एच स्क्वायर, और पहले से एच था, एच क्यूब हो गया, 3 से इसको कट किया, ये 12 आ गया। तो फाइनल फंक्शन आपका आ गया v इज इक्वल टू 12 पाई एच क्यूब। कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक? मैं इसको अगले पेज पे लिख लेता हूँ। v इज इक्वल टू 12 पाई एच क्यूब। हमें किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या? t, क्योंकि हमें dh बाई dt निकालना था। तो dv बाई dt इज इक्वल टू 12 पाई कांस्टेंट है, h क्यूब का डेरिवेटिव दैट इज 3h स्क्वायर dh बाई dt। dv बाई dt की वैल्यू क्या गिवन है जरा वो देखिए। तो dv बाई dt आपके पास गिवन है 12 सेंटीमीटर क्यूब, तो यहाँ पे 12 लिख दिया, और यहाँ पे आपके पास 36 पाई आ गया, ये h स्क्वायर आ गया, ये dh बाई dt आ गया। तो फाइनली dh बाई dt इज इक्वल टू 12 अपॉन
36 पाई एच स्क्वायर, ये इससे क्रॉस हो गया, ये 3, तो फाइनली ये कितना आ गया 1/3 पाई एच स्क्वायर। और ये कब निकालना था आपको, तो dh by dt, फाइंड dh by dt व्हेन h इज इक्वल टू क्या था, h इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो ये देखिए ये 4 सेंटीमीटर, h इज इक्वल टू 4, यहाँ पुट कर देंगे, 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, तो 1/48 पाई। यूनिट क्या है चेक कीजिए, सेंटीमीटर। हाइट की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर पर सेकेंड इज द आंसर ऑफ दिस। ठीक है, ये आ गया समझ में। एक क्वेश्चन और नोट कीजिए, ये एक और अच्छा सा क्वेश्चन है कि the two equal sides of an isosceles triangle with fixed base B are decreasing decreasing at the rate of 3 centimeter per second. How fast is the area decreasing when two equal sides are equal to the base of triangle, base of, यहाँ लिख लेते हैं बेस ऑफ ट्रायंगल। क्या मीनिंग है इसकी, उसने बोला है कि एक ट्रायंगल है और वो आइसोसेलेस है। आइसोसेलेस है तो दो साइड्स इक्वल होंगी, दो साइड्स इक्वल है तो हमने बोला कि ये वाली साइड x है तो ये वाली भी साइड x होगी। अब आप इमेजिन कर सकते हो कि धीरे धीरे छोटा हो रहा है लेकिन बेस उसका फिक्स है, ये बेस जो है वो फिक्स है और बेस की लेंथ जो है वो आपके पास गिवन है, दैट इज b, ये आपका b रहेगा। बाकी की ये दोनों साइड जो है वो छोटे बड़े होते रह रहे हैं। ये डिक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है, डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। कौन डिक्रीज कर रहा है, तो साइड, तो इसका मतलब आपने लिखा कि dx by dt, और डिक्रीजिंग लिखा है तो अपने आप नेगेटिव का साइन आप लगा दोगे, 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। इंक्रीजिंग मतलब पॉजिटिव, डिक्रीजिंग मतलब नेगेटिव। अब आपने फाइंड आउट क्या करना है, तो आपको फाइंड आउट करना है कि dA अपॉन dt, क्या फाइंड आउट करना है, तो हाउ फास्ट इज द एरिया, तो एरिया का रेट ऑफ चेंज व्हेन टू इक्वल साइड्स आर इक्वल टू द बेस ऑफ द ट्रायंगल व्हेन x इज इक्वल टू b। जब ये इक्विलेटरल हो जाए तो उस केस में एरिया किस रेस्पेक्ट में चलेगा। तो आप बोलो बहुत आसान है, हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे और आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी आप जानते हो कि ये इसको बाइसेक्ट करेगा, तो ये b/2 हो गया। तो हाइट जो होगी वो हमारी कितनी हो जाएगी, दैट इज x स्क्वायर माइनस b/2 का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं, पाइथागोरस लगा दिया हमने। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इनटू बेस व्हिच इज b इनटू हाइट, एंड हाइट इज √x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई 4। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है dA by dt which is equal to ये b कांस्टेंट, b/2 कांस्टेंट, ये अंडर रूट की टर्म का डेरिवेटिव 1/2 √x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई 4, फिर x स्क्वायर का डेरिवेटिव दैट इज 2x, और फिर t के रेस्पेक्ट में कर रहे हो आपको dx by dt। तो फाइनली क्या आ गया, dA by dt इज इक्वल टू ये टू कैंसिल, तो ऊपर हमारे पास आ गया bx, नीचे आ गया 2 टाइम्स ऑफ √x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई 4, और साथ में dx by dt क्या है हमारे पास -3। अब हमें क्या निकालना है, dA by dt एट द मोमेंट व्हेन x इज इक्वल टू b, तो x की जगह आप b पुट कर दोगे तो ऊपर देखिए क्या आ जाएगा आपके पास, दैट इज b स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा जरा देखिए 2 b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई 4, तो ये आ गया 3b स्क्वायर, तो √3b नीचे आ जाएगा और 4 था वो 2 ऊपर चला गया,
और साथ में ये -3 मल्टीप्लाई है। यूनिट क्या होगा, तो देखिए एरिया का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, और किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड इस रेट से डिक्रीज करेगा। तो आप देखो जब धीरे धीरे साइड डिक्रीज करेगी तो एरिया भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, इसलिए ये माइनस साइन आ गया है। किसी को कहीं भी कोई प्रॉब्लम पूछ ले, सर यहाँ पे अभी भी दिक्कत है। अब कल तक जो है मुझे एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन रेट ऑफ चेंज के मिल जाने चाहिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एंड दोनों के एग्जाम्पल्स, ये कल कंप्लीट मिलना चाहिए, सब डाउट जो है उसके आ जाने चाहिए। और कल जो है वो हम स्टार्ट करेंगे फिर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। कल 10 बजे मिलना है आपको, टाइम फिक्स है, कोई गैप नहीं, कोई कुछ नहीं तो आप ही लोग परेशान करते हो, कल सारे लोग परेशान थे। और एक गलती मुझसे हुई है कि मुझे फाउंडेशन वाला पेपर शेयर करना चाहिए था आप लोगों के साथ, वो आप लोग कर भी लेते और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग भी था, अच्छे क्वेश्चन भी कुछ हो जाते, तो अगली बार से इसका ख्याल रखिएगा, ठीक है। तो कल मिलते हैं, बाकी की कोई दिक्कत। कृतिका सर कौन सी एक्सरसाइज करनी है, रेट ऑफ चेंज, जैसे आप एओडी आपके स्टार्ट होती है, रॉलेस थ्योरम एलएमवीटी के बाद वाला जो है वो रेट ऑफ चेंज ही है, पहली एक्सरसाइज है, आप बुक खोलो उसमें आपको मिल जाएगा। इसमें एग्जाम्पलर में तो मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे क्योंकि पूरी एओडी की वो मिक्स एक ही जगह देता है, तो आपको एनसीईआरटी और उसके एग्जाम्पल जो है वो कल कंप्लीट कर लेना। एक दो क्वेश्चन और कराने होंगे मुझे इसके रेट ऑफ चेंज के, कुछ एक्स्ट्रा वाले, वो मैं कल करा दूंगा वैसे ही, और बाकी जो है आपको कंप्लीट करके सबका होमवर्क कंप्लीट, सब कुछ कंप्लीट, और फिर आपको मिलना है, ठीक है। मिलते हैं कल आप लोगों से सेम टाइम 10 o'clock।